हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हम लोग यहाँ पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था 18-19 का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर था उसका हमने सेक्शन ए सॉल्व कर चुके थे। आज हम सेक्शन बी की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर 2 प्रीवियस ईयर पेपर और एक सैम्पल पेपर यहाँ पे हम सॉल्व करवाने वाले हैं, जिसका दोस्तों PDF आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आइए हम चलते हैं आज की वीडियो पर और आज हम देखते हैं आज हम कौन कौन से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे आते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इस प्रकार है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो आप पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन ए बात कर लिया था, हम आज बात करेंगे सेक्शन बी के। दोस्तों, यहाँ सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा 27। दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, व्हाट आर द हार्मफुल कंपाउंड लाइकली टू बी प्रेजेंट इन सीमेंट। मतलब कि हमारे सीमेंट में इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं, उसके रोल क्या हैं, और अगर हम कंपाउंड्स के नुकसान क्या हैं अगर उसमें ज़्यादा अधिक मात्रा में यहाँ पे हों तब। ये सारी चीज़ हम यहाँ बात करेंगे। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर विथ नीट स्केच, मेंशन एनी 3 सुपर प्लास्टिसाइजर। जो हमारे प्लास्टिसाइजर हैं उनका मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से वो वर्क करते हैं, और उनको एक नीट स्केच भी देना है, किसी 3 सुपर प्लास्टिसाइजर के नाम भी देने हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा भी है डिजाइन जिसको करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2 का सी है। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये खुद ही ऐसा टॉपिक है जो कम से कम 15 मिनट तो ले जाएगा दोस्तों, 15 से 20 मिनट का। तो इसलिए इसको हम इसके जस्ट बाद आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको पूरे डिटेल में एक हम आप सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन को, यहाँ पे आपको PDF में दिखा भी देंगे, लेकिन आज हम इसको सॉल्व नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये लंबा टाइम लेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 2D, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द क्रीप एंड द टाइम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन कंक्रीट। हमको क्रीप और टाइम में क्या रिलेशन है इसको देखना है, और यहाँ पे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन कंक्रीट। तो यहाँ पे हमको कौन कौन से कंक्रीट में क्रीप का इफेक्ट क्या होता है इसको भी हम यहाँ पे देख पाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे बात करने का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे लाइट वेट कंक्रीट क्या होती है, सिर्फ कौन क्या होता है, और पॉलीमर ऑफ कंक्रीट क्या होता है, टाइप पॉलीमर। तो यहाँ पे हम इतने क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आपको इनमें से जो भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना हो दोस्तों, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से आप उस क्वेश्चन के सामने जो टाइम दिया वहाँ क्लिक करके आप जस्ट उसी क्वेश्चन पर आप यहाँ पे जा पाएंगे। दोस्तों, आइए हम अब चलते हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट आर द रोल ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, व्हाट आर द हार्मफुल कंपाउंड्स लाइकली टू बी प्रेजेंट इन सीमेंट। तो दोस्तों, जब हम पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने देखा था कि पूछा था वेरियस कंपाउंड क्या क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स पूछा है। दोस्तों, दोनों चीज़ अलग अलग होती हैं। इंग्रेडिएंट्स में आज हम बात करेंगे क्या क्या लिखने वाले हैं। कंपाउंड हमने वहाँ बताया गया था, जो हमारे 4 कंपाउंड है, C3H, C3S, C2S और C4AF, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे बात किए थे। लेकिन आज हम यहाँ पे सिलिका, लाइम, ये सब सारी चीज़ें बात करेंगे। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट है दोस्तों, आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे पहला दिया सीरियल नंबर। यहाँ पे बात करते हैं, पहला हमारा होता है लाइम। लाइम में दोस्तों हमारा होता है 60 to 67%। सिल्का हमारा होता है 7 to 25%। एलुमिना हमारा होता है जिसको बोलते हैं Al2O3 3 to 8%। आयरन ऑक्साइड होता है 0.5 to 6%। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्रेजेंट होता है सीमेंट में होता है 0.1 से 4% तक। सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है 1.3 से 3.0%। एल्कलीज हमारे जो होते हैं K2O और Na2O वो हमारे होते हैं 0.4 से 1.3। दोस्तों, आप सोचेंगे हमने दूसरा डाटा याद किया है। जी हाँ दोस्तों, हर बुक में कुछ अलग अलग दे देते हैं, तो आपको जो डाटा याद हो दोस्तों वही लिखिएगा। ये आप इसको रटने की कोशिश मत करिएगा। आपको जो याद है, जो वाला डाटा याद है किसी बुक का हो, वो भी लमसम दोस्तों इसी का होता है, तो आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम यही कह रहे हैं तो आपको यही लिखना है। तो दोस्तों, ये हमारे तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो प्रेजेंट होते हैं वो हमने बात कर दिया, लेकिन इनके इफेक्ट क्या होते हैं सीमेंट पर, वो भी हमको यहाँ पर बात करनी है। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो कैल्शियम है उसके बारे में बात करेंगे। लाइम जो है हमारा उसका फार्मूला होता है CaO। तो यहाँ बोला गया इट्स प्रपोर्शन इज टू बी केयरफुली मेंटेन। इसका जो प्रपोर्शन है दोस्तों हमको आसानी, मतलब कि ध्यानपूर्वक हमको इसको मिलाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है द लाइम इन एक्सेस मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। यदि हमारे सीमेंट में क्या होता है, लाइम की मात्रा बढ़ जाती है तो वो सीमेंट क्या होता है, अनसाउंड होता है, मतलब कि उसमें प्रसार ज़्यादा होता है, वॉल्यूम का एक्सपेंशन होने लगता है। आप इसके लिए एक्सपेंशन, वो ली चैटलियर एक्सपेंशन भी पढ़े होंगे, वो प्रोसीजर अपार्टस नाम भी सुने होंगे, जिसके द्वारा हम साउंडनेस का टेस्ट भी करते हैं। काज द सीमेंट टू एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट, क्या होता है वो, वही वजह बोले ना, जिससे क्या होता है सीमेंट एक्सपैंड करता है और वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, इफ़ द लाइम इज डिफिशिएंसी, यदि हमारे पास जो लाइम है सीमेंट में कम है, द स्ट्रेंथ इज सीमेंट इज डिक्रीज एंड इट इज काज द सीमेंट टू सेट क्विकली। और क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रेंथ की सीमेंट तो घटी जाती है और जो हमारा सीमेंट है जल्दी से सेट होने लगता है। ये जहाँ भी ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सिलिका की।
तो सिलिका क्या होता है दोस्तों, यहाँ बात करते हैं सिलिका में क्या, सीमेंट में क्या प्रॉपर्टी देता है। इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ C2S एंड C3S। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखिए CT, यहाँ पे क्या है, सिलिका है, सिलिका ही तो है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है, क्योंकि हमको C2S C3S हमारे सीमेंट में क्या होते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। तो क्या करते हैं, ये इस प्रकार से स्ट्रेंथ देता है। C2S और C3S के फॉर्मेशन से क्या होता है, ये हमको सीमेंट में हमको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। इफ सिलिका इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज, लेकिन बट एट द टाइम इट इज सेटिंग टाइम में गेट प्रोलॉन्ग। मतलब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि सीमेंट में सिलिका की मात्रा अधिक है तो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ C2S C3S की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा, जो सेटिंग टाइम है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारी क्या होती है, C2S C3S बड़ा देर में काम देती है, ये जमने में थोड़ी सहायक नहीं होती है। क्योंकि जमने में कौन सा रिएक्ट करता है, C3 होता है जो हमको इनिशियल सेटिंग टाइम देता है। तो यही चीज़ यहाँ पे डिफरेंस हो जाती है। अब यहाँ बात आती है एल्यूमिना पे। दिस इंग्रेडिएंट्स इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द टू द सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, हमने पढ़ा होगा कि जब हम C3 मिलाते हैं तो यही हमको अर्ली स्ट्रेंथ कौन देता है, C3 देता है। तो ये क्या है, एल्यूमिना। तो एल्यूमिना तो ये दोस्तों यहाँ पे आया है। तो यही चीज़ बात हो रही है कि यही जो इंग्रेडिएंट है वो हमको सीमेंट में जल्दी जो सीट होती है, जो 30 मिनट वाला टाइम होता है या फिर और जल्दी जो टाइम हमको मिलता है वो एल्यूमिना कारण मिलता है, तो वहाँ पे हमको देती है। इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स एंड इट लोअर्स द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। ये फ्लक्स की तरह काम करता है। जब हम इसको क्लिंकर को पिसाई करते हैं तो वो हमारे कम टेम्परेचर में भी क्लिंकर, यहाँ पे क्लिंकर फॉर्म हो जाता है। सॉरी दोस्तों, जो क्लिंकरिंग टेम्परेचर होती है उसको कम जरूरत देना पड़ता है। अगर एल्यूमिना की मात्रा कम होती तो हमको क्लिंकर बनाने का क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर उसको देना पड़ता। हाउएवर हाई टेम्परेचर इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सुटेबल टाइप ऑफ सीमेंट। लेकिन तब भी क्या होता है, अगर हम किसी अलग अलग टाइप के सीमेंट होते हैं उसके लिए हमको कभी कभी ज़्यादा टेम्परेचर जरूरत पड़ जाती है। एंड हेंस द एल्यूमिना शुड नॉट बी प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट एज इट वीकन द सीमेंट। यदि हमको यदि एल्यूमिना अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है, क्या होगा, सीमेंट क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों ध्यान लीजिएगा। 3 चीज़ देखिए ना आपने, क्या होता है, पहले क्विक सेटिंग इम्पार्ट प्रॉपर्टी देता है, एक गालक की तरह काम करता है जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं, जिस कारण हमको क्लिंकरिंग के लिए जो हम क्लिंकरिंग प्रोसेस उसके लिए कम टेम्परेचर देना पड़ता है। और अगला होता है यदि एल्यूमिना अधिक मात्रा में नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे यदि अधिक मात्रा में तो ये क्या होगा, सीमेंट हमारा कमजोर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एल्यूमिना के कारण होती है। अगर हम आगे बात करें, जो हमारा कैल्शियम सल्फेट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसा, दिस इंग्रेडिएंट इज इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम एंड इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। ये हमको कहाँ मिलता है, जिप्सम से मिलता है। कहाँ से, जिप्सम से मिलता है। और क्या काम करता है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, जिसके कारण हमको कंक्रीट को प्लेस करने में ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने मिल जाती हैं कैल्शियम सल्फेट के कारण। आयरन ऑक्साइड क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, कलर प्रदान करता है, हार्डनेस देता है और सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है। ये किस कारण होता है, आयरन ऑक्साइड कारण। वहीं अगर मैग्नीशियम काम करता है, इसको भी ध्यान देना है। दिस इंग्रेडिएंट इफ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इम्पार्ट्स हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट। क्या देता है, हार्डनेस भी देता है, कलर भी देता है सीमेंट को। लेकिन ए हाई सीमेंट ऑफ मैग्नीशियम मेक द सीमेंट अनसाउंड, मतलब कि सीमेंट को अनसाउंड बना देता है, जिस कारण उसमें एक्सपेंशन होने लगता है सीमेंट में। सल्फर की बात करें दोस्तों, तो ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर इज यूजफुल टू मेकिंग अ साउंड सीमेंट। साउंड मतलब क्या दोस्तों, मतलब उसका जो वॉल्यूम है चेंज नहीं होने वाला, ये ध्यान दीजिएगा। उसमें एक्सपेंशन नहीं होगा जब उसका टेम्परेचर या फिर इंक्रीज करें चाहे बढ़ाएं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात आती है। इफ़ इट इज इन द एक्सेस द काजेज इन अनसाउंडनेस इन द सीमेंट। क्या होता है दोस्तों, अगर इसके मात्रा बढ़ जाती है तो सीमेंट कैसा होता है, अनसाउंड हो जाता है। मतलब कि टेम्परेचर कम ज़्यादा होने पर उसमें वॉल्यूम की वेरिएशन, वॉल्यूम का वेरिएशन ज़्यादा होने लगता है। एल्कलीज की बात करें तो यहाँ पे बात कर सकते हैं आप, इफ़ दे आर इन एक्सेस इन सीमेंट दे काज मेनी ट्रबल सच एज एल्कलीज एग्रीगेट रिएक्शन। यदि अधिक मात्रा हो गया तो हमारी जो AAR रिएक्शन होती है उसके में यहाँ पे परेशानी होती है। फ्लोरेसेंस होने लगता है हमारे सीमेंट कंक्रीट होता है। अंडरस्टैंडिंग व्हेन यूज्ड इन कंक्रीट ब्रिक वर्क और मेजनरी वर्क मोटार। जब उसको कंक्रीट में काम करें या फिर इसकी चिनाई में काम करते हैं, किसी भी काम में करते हैं, तो वहाँ पे फ्लोरेसेंस देखना पड़ जाता है और स्टेनिंग मतलब वहाँ धब्बे दिखने लगते हैं हमको। तो ये किस कारण होता है, एल्कलीज के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे दोस्तों। वहीं पे हम आगे बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन 2 का भी। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर विथ अ नीट स्केच। हमारा प्लास्टिसाइजर किस प्रकार से काम करता है उसको एक फिगर के साथ यहाँ पे दिखाना है। मेंशन एनी 3 सुपर प्लास्टिसाइजर, और 3 सुपर प्लास्टिसाइजर के यहाँ पे नाम भी देने हैं। तो पहले हम देखते हैं एक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर मतलब किस प्रकार से काम करता है। द एक्शन ऑफ प्लास्टिसाइजर इज मेनली टू फ्लूइडिटी द मिक्स एंड इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मोटार और ग्राउट। ये क्या काम करता है कि जो मिक्स हमारे हैं उसको क्या करता है, फ्लूइडिटी मतलब बढ़ने की क्षमता देता है कि तो आसानी से वहाँ पे उसको फ्लो हो सके, और उसकी वर्केबिलिटी को बढ़ाता है, कंक्रीट हो चाहे मोटार हो चाहे ग्राउट हो।
तो जो इसके मैकेनिज्म दोस्तों हम इसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला क्या होता है डिस्पर्जन के आधार पर, दूसरा हमारे रिटार्डिंग इफेक्ट के आधार पर क्या क्या होते हैं इसको हम बात करेंगे। तो पहले अगर बताएं मतलब मैकेनिज्म दो प्रकार से हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं डिस्पर्जन का। डिस्पर्जन क्या होता है और किस प्रकार से मैकेनिज्म काम करता है। तो सीमेंट बीइंग इन द रिफाइंड स्टेट विल हैव टेंडेंसी टू फ्लैकुलेट इन वेन कंक्रीट। क्या बात की गई, जो सीमेंट होता है एक फाइन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें क्या होता है वेट कंक्रीट जब उसमें पानी मिलाते हैं तो फ्लैकुलेट होने लगते हैं, मतलब एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। ये समझिए फ्लैकुलेटिंग मतलब जैसे इस प्रकार से एक दूसरे से ऐसे चिपकने लगते हैं, फ्लैकुलेटिंग होती है। दिस फ्लैकुलेशन इंट्रैप्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन द मिक्स। अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि जब हमने उसको मिलाया, देखिए दिस फ्लैकुलेशन इंट्रैप्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन द मिक्स व्हेन प्लास्टिक आर एडेड दे गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सीमेंट पार्टिकल्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने इसमें से देखिए यहाँ पे इंट्रैप्स, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंट्रैप्स है, यहाँ पे बीच में स्पेस भी होगा, तो यहाँ पे क्या आता है जब वाटर को मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है वो सारे वाटर यहाँ पे कुछ अंदर मौजूद हो जाते हैं। और जब वहाँ प्लास्टिक ऐड करते हैं तो क्या होता है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सीमेंट पार्टिकल वगैरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द चेंज, जब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, जब प्लास्टिसाइजर यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे तो उसके क्या होते हैं पॉलीमर को चेंज कर देते हैं, जिस कारण यहाँ पे सीमेंट पार्टिकल्स क्रिएट ए रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। जो सीमेंटिव फोर्स यहाँ पे अलग अलग सीमेंट है इसके बीच एक रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा जो उसके अट्रैक्टिव को, मतलब कि पहले क्या सीमेंट चिपके रहते थे, जब चिपके रहते थे तो वहाँ पे जब रिपल्सिव फोर्स आएगा तो सीमेंट कण दूर दूर होने लगेंगे। तो दिस रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। इसको बोलते हैं जेटा पोटेंशियल विच डिपेंड्स बेस्ड ऑन द सॉलिड कंटेंट क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिसाइजर यूज्ड। जो हमको जो इसमें कितने सॉलिड कंटेंट मतलब कितने सीमेंट पार्टिकल है उसके बारे में, और जो वहाँ पे कितने प्लास्टिसाइजर यूज किए हैं उसके बारे में ये बात तो हमारे निर्भर करता है जो जेटा पोटेंशियल होता है। द ओवरऑल रिजल्ट इज दैट द सीमेंट पार्टिकल्स आर डिफ्लैकुलेटेड एंड डिस्पर्स्ड। अब क्या होगा, जो हमको रिजल्ट मिलेगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स हुआ तो जो उसके फ्लैकुलेट जो पार्टिकल थे जो मतलब एक दूसरे से चिपके तो क्या होंगे रिपल्सिव फोर्स का दूर दूर चले जाएंगे और उसमें जो वाटर होगा वो रिलीज हो जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगा, जो हमारे पार्टिकल हैं डिफ्लैकुलेट हो जाएंगे और डिस्पर्ज हो जाएंगे। व्हेन द सीमेंट पार्टिकल आर डिफ्लैकुलेटेड द वाटर ट्रैप्ड इनसाइड द फ्लॉक्स गेट्स रिलीज। क्या वही चीज़ बोले ना कि जो वाटर उसके अंदर बंद थे वो क्या हो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे एंड बिकम्स अवेलेबल टू फ्लूइडिटी द मिक्स फ्लूइडिटी। उससे क्या होगा वो कंक्रीट में अवेलेबल हो जाएंगे, कंक्रीट में फ्लूइडिटी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे ताकि वो आसानी से फ्लो कर सके, मतलब वर्केबिलिटी को बढ़ा देते हैं। मोर ओवर इन द फ्लैकुलेटेड स्टेट देयर इज इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन। फ्लैकुलेटेड स्टेट में जब हमारा फ्लैकुलेट था चिपके थे एक तरफ से तो उसमें क्या होता था कि उसके बीच में अंदर मतलब कि पार्टिकल के बीच में क्या होता था फ्रिक्शन होता था कि इसके बारे में पार्टिकल से पार्टिकल हो सकता है या फिर फ्लॉक्स से फ्लॉक्स हो सकता है। लेकिन क्या होता है बट इन द डिस्पर्स्ड स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर इन बिटवीन द सीमेंट पार्टिकल्स द इम्पैक्ट इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड। जब हमारा जो वाटर हो जाएगा बाहर आ जाएगा उससे रिलीज हो जाएगा तो जो उसका कारण है वो क्या करने का लुब्रिकेशन का काम करेगा और हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है डिस्पर्जन के कारण। अब तो सेकंड बात ये भी आती है रिटार्डिंग इफेक्ट क्या होता है। एज मेंशन्ड अर्लियर द प्लास्टिसाइजर गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स एंड फॉर्म द थिन शीथ। अब क्या होगा यहाँ पे पार्टिकल में, जब यहाँ पार्टिकल है कोई सीमेंट का, इसमें क्या हो जाएगा इसमें प्लास्टिसाइजर ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे एक पतली सी परत बन जाएगी तो उसको बोलते हैं हम थिन शीथ हो गई। विच इनहिबिट द सरफेस हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट एज लॉन्ग एज सफिशिएंट प्लास्टिसाइजर मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल एट द पार्टिकल सोल्यूशन इंटरफेस। अब मान लीजिए यहाँ भी कोई पार्टिकल है, अब यहाँ पे एक पतली परत है इसके ऊपर भी। अब यहाँ पे क्या होगा ये इसके हाइड्रेशन को रोकेंगे, हाइड्रेशन को रोकने का काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक पतली सी परत जम गई है। जब तक वाटर सीमेंट से रिएक्ट नहीं करेगा तब तक हाइड्रेशन स्टार्ट नहीं होगी। तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे एक पतली परत हो जाती है जिसका ये हाइड्रेशन स्टार्ट नहीं करते। द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल प्लास्टिसाइजर प्रोग्रेसिवली डिक्रीज एज द पॉलीमर गेट इंट्रैप्ड इन हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स। अब क्या होगा धीरे धीरे जिसमें जो पॉलीमर बनेगा अब क्या होगा धीरे धीरे वाटर से रिएक्ट करना होगा, पहले वो वाटर इससे रिएक्ट करेगा, फिर जब क्या होगा जब वाटर से पॉलीमर से रिएक्ट कर जाएगी बाहर पतली परत है तब उसके बाद सीमेंट से यहाँ पे रिएक्ट करना होगा। तो मतलब यहाँ पे एक रिटार्डर का काम कर देता है ये हमारा प्लास्टिसाइजर भी। इसलिए यहाँ पे क्या होता है ये चीज़ हमको बोलते हैं इसको हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स। वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म टेक्स प्लेस सिमिलरली। मतलब यहाँ पे एक मैकेनिज्म नहीं कई सारे मैकेनिज्म यहाँ पे काम करते हैं, कई सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। आइए हम देखते हैं वो क्या क्या हैं। अगर पहले बात करें रिडक्शन इन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। पहले जो क्या है वाटर का क्या होता है सरफेस टेंशन, उसको सरफेस टेंशन को घटा देते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सीमेंट। अब वो सीमेंट के हर सीमेंट पार्टिकल के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें रिपल्सन मतलब कि प्रतिकर्षी बल उसमें इंड्यूस कर देते हैं, उसमें उत्पादन कर देते हैं, उत्पत्ति हो जाती है। लुब्रिकेटिंग फिल्म बिटवीन द सीमेंट पार्टिकल्स। और क्या होगा जो सीमेंट पार्टिकल्स उसमें क्या होता है लुब्रिकेशन हो जाता है जिससे उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। डिस्पर्जन ऑफ सीमेंट ग्रेन्स रिलीजिंग वाटर ट्रैप विद इन द सीमेंट फ्लॉक्स। जो हमारे सीमेंट फ्लॉक्स के अंदर हमारे जो वाटर थे
जो पकड़े हुए थे उसमें जमे हुए थे उसको क्या करते हैं, रिलीज कर देती है। तो हम भी हमारे वर्केबिलिटी में काम आ जाती है, फ्लूइडिटी में काम आती है। इनहिबिट द सरफेस हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट पार्टिकल्स लिविंग मोर वाटर टू फ्लूइडिटी द मिक्स। अब क्या होगा, जब वाटर जो है जो सरफेस मतलब हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट करने वाला था वो हमारा क्या हो गया, कम हो गया, तो वो वाटर हमारा अवेलेबल कैसे हो जाएगा, वर्केबिलिटी के लिए, मतलब कि मिक्स के फ्लूइडिटी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। चेंज इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द हाइड्रेशन प्रोडक्ट। अब जो यहाँ पे हाइड्रेशन प्रोडक्ट है, मतलब कि जो हमारी हाइड्रेशन प्रक्रिया है उसकी जो शेप और साइज है उसको चेंज कर देगा। मॉर्फोलॉजी मतलब यहाँ पे होता है शेप एंड साइज को चेंज करके यहाँ पे वो भी यहाँ पे बात करता है। इंड्यूस स्टेरिंग हिंड्रेंस प्रिवेंटिंग पार्टिकल टू पार्टिकल कंटैक्ट। अब स्टेरिक हिंड्रेंस के से कारण क्या करता है, उत्पन्न होता है जिसके कारण वहाँ पे पार्टिकल से पार्टिकल का कंटैक्ट जो है रुक जाता है, जिसमें वहाँ पे भी फ्लूइडिटी बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैकेनिज्म काम करती है दोस्तों। आप इसको एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से पढ़िएगा, जो वर्ड ना समझ में गूगल कर लीजिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ बात करना था, स्केच बनाना था, तो आप इस यहाँ से आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या था, पहले क्या था, जब वाटर मिलाया तो सीमेंट कुछ इस प्रकार से था। ये हमारे दोस्तों हमारे सीमेंट है, ये हमारे क्या है, सीमेंट है। और बीज हमारा क्या है, वाटर है। और वाटर बीच में फंसा हुआ है। अब वाटर के यहाँ पे क्या काम है, वाटर अगर यही बाहर होता तो हमारे सारी बहुत सारी चीज़ काम कर लेती। तो यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स था, लेकिन जब हमने प्लास्टिसाइजर मिलाया तो यहाँ पे क्या हुआ, वो पॉलीमर काम कर दिया, यहाँ पे थिन शीट बना दिया, जिसके बाद इसमें क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्शन हो गया। रिपल्सिव देखिए दोस्तों, ये दो एक दूसरे से भागने लगे। जब ये एक दूसरे से भागेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अंदर वाटर था वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा प्लास्टिसाइजर काम करता है। आप इसको फिगर को आसानी से, बिल्कुल सिंपल फिगर दोस्तों मैंने आपको लिए दिखाया है ताकि आप इसको एग्जाम में आसानी से बना सके। तो यही दोस्तों यहाँ पे होता है द इफेक्ट ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर ऑन द सीमेंट पार्टिकल फ्लॉक। यही भी हमारा जो इफेक्ट होता है फ्लॉक पे, यही होता है दोस्तों। ये जो है इसी को हम बोलते हैं फ्लॉक, मतलब कि इकट्ठा हो जाना सभी को इकट्ठे में। तो यहाँ पे बोला गया था कि मेंशन 3 सुपर प्लास्टिसाइजर को मेंशन भी करना था, तो ये इसके नाम इस प्रकार है दोस्तों। हो सकता है दोस्तों आपके लिए नया हो क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन दोस्तों ये यही है, सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेट। अब यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं एसएमएफ, मतलब कि सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। अब इसको याद कर लीजिएगा। सेकंड आता है हमारा सल्फोनेटेड नेप्थालीन फॉर्मल्डिहाइड, सल्फोनेटेड नेप्थालीन फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेट। और लास्ट में आता है मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट। तो यहाँ पे दोस्तों एल अलग हो जाता है, जैसा अलग, तो मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट जिसको हम एमएलएस बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के सुपर प्लास्टिसाइजर होते हैं जो इसको हम यूज करते हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, ये डिजाइन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके लिए, तो इसलिए हम इसको भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, बस थोड़ा टाइम के कारण हम इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका हम अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपका वीडियो छोटा से छोटा रहे और आसानी से आप इसको समझ पाएँ। हमारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है दिया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रीप एंड द टाइम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन कंक्रीट। पहले क्रीप क्या होगा वो समझेंगे, फिर टाइम के साथ कैसे डिपेंड है वो भी समझेंगे, और इफेक्ट क्या पड़ता है क्रीप का वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे पहला हमारा देखा आंसर आता है, द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन इन कंक्रीट। कंक्रीट में स्ट्रेन मतलब दोस्तों विकृति, मतलब उसके शेप या साइज में चेंजेज विद द टाइम अंडर द सस्टेन्ड स्ट्रेस इज टर्न एज क्रीप। दोस्तों हुक्स लॉ तो आपने बहुत पढ़ा होगा, जहाँ पे स्ट्रेस आएगा वहाँ पे स्ट्रेन आएगा। तो बस उतना ही अंतर है कि जब कंक्रीट में स्ट्रेन आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं, बस छोटा सा। इसके बारे में आप आराम से समझ जाएंगे और ये याद भी रहेगा। द श्रिंकेज एंड ए क्रीप अकर सिमुलेटेनली एंड दे आर एज्यूम टू बी एडिटिव फॉर सिंपलिसिटी। क्या होगा दोस्तों, क्रीप के साथ साथ उसमें श्रिंकेज भी आता है और दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए हम उसको बोल सकते हैं एडिटिव कांस्टेंट यहाँ पे हो जाता है। व्हेन द सस्टेन्ड लोड इज रिमूव्ड, जब हम उस पर कोई लोड दिए थे उसको हटा लेते हैं तो स्ट्रेन डिक्रीज इमीडिएटली बाय द अमाउंट ऑफ इक्वल टू द इलास्टिक स्ट्रेन एट द गिवन एज। जी हाँ दोस्तों, कंक्रीट में 2 चीज़ें होती हैं, एक इलास्टिक स्ट्रेन होती है, एक प्लास्टिक स्ट्रेन होती है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी के कारण जब हम लोड घटा लेते हैं तो समझो इलास्टिक स्ट्रेन होती है, उसके कारण जो हमारा स्ट्रेस है वो क्या होता है, जो स्ट्रेन आता है दोस्तों वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। द इंस्टेंटेनियस रिकवरी इज देन फॉलोड बाय द ग्रेजुअल डिक्रीज इन स्ट्रेन। इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे उसमें स्ट्रेन का डिक्रीजमेंट आने लगता है, जिसको हम उसको बोलते हैं क्रीप रिकवरी। क्योंकि अब क्या हो रहा है, उसमें रिकवरी होने लगी, जो क्रीप था वो हमारा कम होने लगा। विच इज ए पार्ट ऑफ द टोटल क्रीप स्ट्रेन सफर्ड बाय द कंक्रीट, जो एक टोटल स्ट्रेन का एक पार्ट हो जाता है जो हमारा घट जा रहा है। इफ अ लोडेड कंक्रीट स्पेसिमेन इज व्यूड एज ए बीइंग सब्जेक्ट टू ए कांस्टेंट स्ट्रेन, द क्रीप डिक्रीज द स्ट्रेस प्रोग्रेसिवली विद द टाइम। अगर हम देखते हैं कि एक लोडेड जो हमारी कंक्रीट स्पेसिमेन है उसको लोड दिए रहे हैं लंबे समय तक, तो टाइम के साथ वो क्या होने लगती है, घटने लगती है विद द टाइम डिक्रीज। जो स्ट्रेस हमारा होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। मतलब कि हमारा क्या होता है, एक चीज़ समझ में आ गया कि टाइम के साथ हमारी जो क्रीप होती है वो घटती है। अब यहाँ देखिए, इट इज कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विद द टाइम अंडर ए कांस्टेंट लोड। ये हमारा डिफॉर्मेशन कहते हैं कंटिन्यूस चलता रहता है
क्योंकि लोड के साथ हम लोड पे रखे होते हैं, कांस्टेंट लोड होता है। इट इज आल्सो नोन एज प्लास्टिक फ्लो आर यील्ड, टाइम यील्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक फ्लो भी बोलते हैं या फिर टाइम यील्ड के नाम से भी जानते हैं। द रेट ऑफ क्रीप डिक्रीजेज विद द टाइम, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो रेट है उसका, रेट का है उसको क्या होता है, डिक्रीज होता है टाइम के साथ साथ। द क्रीप स्ट्रेंथ एट 5 years आर टेकन एज टर्मिनल वैल्यूज, जो 5 साल का जो हमारा क्रीप होता है, जो क्रीप स्ट्रेन है, उसको हम एक टर्मिनल वैल्यू की तरह मानते हैं कि इससे ज़्यादा हमारा जो है क्रीप बढ़ेगा नहीं। अब इट इंक्रीजेज रैपिडली विद द स्ट्रेस लोडिंग एट अर्ली एज ऑफ कंक्रीट, मतलब कि जब हम इसको अर्ली एज, मतलब कि जैसे हम इसको जो कंक्रीट हमारा सेट हुआ 1 साल के बाद, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट कर देगा, लेकिन 1 साल के भीतर वो क्या बढ़ेगा, बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ेगा लोडिंग के साथ साथ। ये चीज़ हमें बताना चाहता है। दोस्तों आप एक फिगर देख रहे होंगे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसमें देखिए आप अलग अलग टाइम के साथ इसका क्रीप फैक्टर भी अलग अलग है। तो ये दोस्तों आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि क्रीप फैक्टर पर भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपको टाइम के साथ साथ उसका क्रीप फैक्टर कितना लिया जाता है, तो आपको यहाँ पे देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा 2E है, जो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे सेक्शन C में जाएंगे। तो बोला गया है यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यहाँ पे इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करनी है। पहला क्या है, लाइट वेट कंक्रीट एग्रीगेट कंक्रीट। दोस्तों इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लाइट वेट कंक्रीट आजकल बहुत यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बात की जाती है। सिफ्कान क्या होता है दोस्तों, हो सकता है ये आपके लिए नया वर्ड हो, इसके बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ पॉलीमर कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट के टाइप क्या है दोस्तों, पीसी जिसको बोलते हैं, उसके टाइप केवल पूछा है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया, तो इसलिए हम केवल यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे। चलो बात करते हैं दोस्तों पहले यहाँ पे लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट के। द सेल्फ वेट ऑफ नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट वेरीज फ्राम 2000 to 26 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 2600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दोस्तों जो हम यूजली यूज करते हैं, मतलब अपने घर में जो हमेशा नॉर्मल यूज करते हैं, उसकी जो डेंसिटी होती है दोस्तों, इसकी बात की जा रही है यहाँ पे 2200 से 2600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। लेकिन यही एक कारण बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द कन्वेंशनल सीमेंट कंक्रीट। जो हम पारंपरिक सीमेंट यूज कर रहे हैं, इससे यही एक हानि हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हैवी वेट कारण हमको क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है। क्योंकि जब स्ट्रक्चर मतलब कि जब कंक्रीट की डेंसिटी ज़्यादा है, जब उससे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें डेड लोड की संख्या बढ़ जाएगी, डेड लोड बढ़ जाएगा, जिसमें हमारी डिजाइनिंग में हमारे कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी आएंगे, या फिर कहें उसमें ज़्यादा हमको प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे और ज़्यादा लोड के लिए हमको डिजाइन करना पड़ेगा। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कंक्रीट एज ए स्ट्रक्चरल मटेरियल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू रिड्यूस द कंक्रीट हैविंग सेल्फ वेट रेंजिंग, मतलब कि अधिक से अधिक प्रयास किया गया कि हम इसके डेंसिटी को हम कम से कम कर पाएँ। तो लास्ट तक हम यहाँ पे 300 to 1850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का हम यहाँ पे इतने वेट तक हम यहाँ पे लाइट कंक्रीट बना पाए, जिसको हम लाइट वेट कंक्रीट कहते हैं। दोस्तों इसके यूज भी बहुत सारे हैं, अब पिछले वीडियो हमने देखा भी है, जिसको हम इसका यूज भी हम करते हैं कहाँ पे, इंसुलेटर में काम करते हैं, थर्मल इंसुलेटिंग में इसका भी हम काम करते हैं। और लाइट वेट के कारण इसमें हम जो हमारी वर्किंग है वो ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से हमको ज़्यादा मिल पाती है, एक मिजनरी ज़्यादा हमारे को ब्रिक या फिर ज़्यादा काम कर पाता है। और दोस्तों जो हम AC ब्लॉक देखते हैं, आपका आजकल ब्लॉक चला है जो ब्रिक को बढ़ा रहा है, वो लंबा सा होता है, आप उसको देख पा रहे होंगे, वो सारी चीज़ें एक बड़ी ब्रिक होती है। तो वो दोस्तों यहाँ पे आजकल वो भी AAC की होती है, लगभग उसमें हम अगर जो नॉर्मल हमारी मॉड्यूलर ब्रिक होती है उसमें कम से कम 9 के बराबर, 8 या 9 ब्रिक के बराबर मॉड्यूलर ब्रिक के बराबर वो एक AAC ब्लॉक होता है। तो ये लाइट वेट ही होती है, वो उसको हम बोल सकते हैं। अभी हम बात आते हैं दोस्तों सिफ्कान क्या होता है। सिफ्कान का दोस्तों पहले पूरा नाम जानेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे। पहला क्या है दोस्तों, देखिए स्लरी इन्फिल्ट्रेटेड फाइबर कंक्रीट, मतलब कि दोस्तों पता चल गया कि स्लरी से बनाया हुआ कंक्रीट है, स्लरी में इन्फिल्ट्रेट किया गया, उसमें से हमको फाइबर भी मिक्स किया गया है। इज वन ऑफ द रिसेंटली डेवलप्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्पेशल टाइप ऑफ हाई परफॉर्मेंस फाइबर सीमेंट कंक्रीट। दोस्तों देखिएगा, ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको निकाले हुए, बनाए हुए, जल्द ही डेवलप किया गया है। इसको कैसे स्पेशल टाइप कंक्रीट है, जिसको हम बोलते हैं क्या, हाई परफॉर्मेंस, मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, फाइबर सीमेंट कंक्रीट है, मतलब कि इसको बोलते हैं HPFRC विथ हायर फाइबर कंक्रीट। इसमें क्या होता है, फाइबर कंक्रीट होता है। सिफ्कान व्हेन यूज्ड ओवर द रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स लीड टू डक्टिलिटी इंडेक्स एक्सीडिंग 3 times। जब हम इसको रेनफोर्स कंक्रीट की तरह यूज करते हैं तो उसकी डक्टिलिटी इंडेक्स क्या होता है, वो बढ़ जाती है, लगभग 3 गुना बढ़ जाती है। कैसे, दोज ऑब्टेन्ड विदाउट इट, यदि हम उसमें HPFRC नहीं यूज किए हैं तब जो बीम बनेगी वो 3 गुना कम होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही है, और हमने HPFRC का यूज किया तो हमारी जो डक्टिलिटी है उसकी 3 गुना बढ़ जाएगी। यहाँ दोस्तों बोला जा रहा है देयर इज नो नीड ऑफ स्ट्रप्स इन फ्लेक्चरल मेंबर्स विद सिफ्कान मैट्रिक्स। यदि हम वहाँ पे सिफ्कान कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो हमको वहाँ पे स्ट्रप्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इसके साथ हमको
रेनफोर्समेंट भी कम देना पड़ रहा है और साथ में मेरी इकोनॉमिकल भी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सिपकान इस प्रकार से हमको इसको लिख सकते हैं। छोटा लिखिएगा दोस्तों, 7 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसमें ज़्यादा नहीं लिखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आया है 3, थर्ड आया है टाइप ऑफ पॉलीमर कंक्रीट। हमको 3 पॉलीमर कंक्रीट लिखना है, जो 3 होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला हमारा है पॉलीमर इम्प्रेग्नेटेड कंक्रीट, जिसको बोलते हैं PIC, पॉलीमर इम्प्रेग्नेटेड कंक्रीट। सेकंड हमारा है पॉलीमर सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम PCC बोलते हैं। और थर्ड हमारा है पॉलीमर कंक्रीट। दोस्तों आप इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ पर 2 प्रीवियस ईयर पेपर और प्लस 1 सैम्पल पेपर सॉल्व हुए मिल जाएंगे दोस्तों। और उसको आसानी से पढ़ करके एग्जाम में आप 70+ मार्क्स आप यहाँ पे ला पाएंगे। और इस प्रकार आप यहाँ पे आपके एकेडमिक सेमेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होने वाला है। ये इसलिए क्योंकि मैंने दोस्तों इसको खुद अपने हाथों से खासकर AK2 के छात्रों के लिए बनाया है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।